चेयर पे बैठिए लो, इधर भी लीजिए इधर भी लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट क्या है? जब पढ़ाई करें तो जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव कर दें। पेरेंट्स आपके ऑब्स्टेकल नहीं होने मत रिमूव कीजिए, वो तो सुबह शाम यही कहते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। जब हम पढ़ाई करेंगे बाद दिल में खुशी हो गया, कुछ तो चेंज आया है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टडीज को मिनिमम करना है। जो यूपीएससी को टॉप करते हैं, आईआईटी को टॉप करते हैं, नीट को टॉप करते हैं, एनडी को टॉप करते हैं, तो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, मिनिमम स्टडी कर। तीसरा फैक्टर आपको पता है, अब थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बताते हैं। राम और जो अदर सेना थी, हम एग्जाम्पल में लक्ष्मण ले लेते हैं। राम जब भी तीर छोड़ रहे थे रावण को मारने के लिए, उनका एक ही फोकस था कि रावण के नाभि पर लगना चाहिए। कहां पे लगना चाहिए? पता है ना आपको? ये आइडिया किसने दिया था आपको? वेरी गुड, देखिए सब आपको पता है। ये जो माइंड है, इसमें हमारे सराउंडिंग में, यूनिवर्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो ऑलरेडी हमारे माइंड में भरा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। अभी 10th के बच्चे बैठ रहे हैं तो मैंने उस टॉपिक का नाम ले लिया। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट कर देते हैं फेसिंग के माध्यम से। इंडक्शन लग गया, अभी हम कनेक्ट करेंगे आपको। तो राम केवल डेफिनेट डायरेक्शन में अपने तीर को छोड़ रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे बेटा? वो जो है कभी सिर पे मार रहे थे, कभी पीठ पे मार रहे थे, कभी हाथ पे मार रहे थे। मारना वो भी चाह रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं थी। राम ने क्या दी? डायरेक्शन कांस्टेंट दी, उनका फोकस्ड था। जो भी टारगेट है उसके प्रति फोकस्ड थे। लेकिन लक्ष्मण जी मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन फोकस्ड नहीं थे। इसलिए राम का नाम हो गया, लक्ष्मण जी का अपना नाम नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्या आया कि आपको अपनी स्टडीज को क्या करना है? फोकस्ड करना है। कैसे करेंगे? पॉइंट बताएंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर होगा? तो पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम असेट का उपयोग करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं स्टडी टाइम में आपको क्या कर देने? रिमूव करना। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा पॉइंट क्या आया? पढ़ना, पढ़ना लाउड नहीं बोलो, है। और तीसरा पॉइंट अपनी स्टडीज को क्या करना है? फोकस्ड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल राम और रावण के बीच का डिस्टेंस बेटा 500 मीटर, और राम जी ने तीर को छोड़ा और वो 400 मीटर जाके रुक गया, तो क्या टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? बताइए किस फैक्टर की कमी आ रही है? डिस्टेंस तो वही है, 100 मीटर की कमी आ रही है। उसे क्या करें ताकि तीर लग जाए? स्पीड बढ़ा, मतलब पावर के साथ यदि हम छोड़ देती तो टारगेट राम का पूरा हो जाएगा। तो इसलिए राम सही दिशा में फोकस करने के बावजूद कई बार हारे हैं, और जो हारता है वो जीतता है। इसलिए हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके स्टेप क्लियर हो जाते हैं कि किस कारण हारे हैं। लेकिन कुछ लोग हारते ही रहते हैं, उससे सीखते ही नहीं, इसलिए जिंदगी भर हारते रहते हैं। हारना कंपलसरी है, लेकिन बार बार एक ही गलती को करना सही नहीं है, ये मूर्खता के लक्षण है। राम ने ऐसा काम नहीं किया। राम ने जब हारे तो उसको एनालाइज किया, यह पावर की कमी आ रही, उस पावर पे कंट्रोल किया और 9 दिन माता रानी की
पूजा की और वो पावर अटेंड किया और 10वें दिन मार दिया। क्या नाम होता है उस दिन? दशहरा। सभी लोग हम लोग देखने जाते हैं। और राम उस दिन क्या बन गए? भगवान राम। तो आपको भगवान को नहीं बनना है, आपको टॉप रैंकर बनना है। आप जब जॉब करेंगे तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लानी है। इसके लिए केवल 4 पॉइंट आपको अपनी स्टडी में केवल आपको क्या करना है? मिक्स करना है। पहला पॉइंट, मिनिमम एसिड का उपयोग करना है। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके, उससे दूर रहना है एट द टाइम ऑफ सेशन। लेट नहीं रहना है, ऐसा मत करना मोबाइल फेंक दिया, ऐसा नहीं करना, दूर रहना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। और दूसरी बात है, मिनिमम स्टडी कीजिए, फोकस कीजिए, विल पावर कीजिए। यदि आपने ये फैक्टर अपने ऊपर लागू कर दिया और प्रैक्टिस कर ली, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप 12th के साथ 10th के साथ किसी भी एग्जाम को मिनिमम स्टडी में एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि स्टडीज को फोकस करने का मतलब क्या है? वो तो समझ में आ गया, 3 को हमें नामी पे मारना है। यहां पर प्रैक्टिकली क्या मतलब है? तो यहां पर टारगेट ये है कि एग्जाम में क्या नंबर अच्छे आ जाए। और नंबर अच्छे कब आएंगे? थोड़ा एनालाइज करके रिवर्स कर रहे हैं, आगे से नहीं चल रहे। हम कहां से कर रहे हैं? जब आपका फरवरी में एग्जाम है, मार्च में जब एग्जाम होगा और जब रिजल्ट आएगा, मैं वहां से चल रहा हूं। टारगेट क्या है कि जब मई में आपका रिजल्ट आए 2025 में, तो कितने नंबर चाहिए बताओ? 95% 10 मार्क्स चाहिए। आपको कितना चाहिए? आपको 95 चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेपर में जितना आता है वो सही करें और आता हुआ छोड़कर ना मैं रिवर्स कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा टारगेट, उसके लिए जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, यदि हमने उन फैक्टर को कंट्रोल कर लिया तो टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। 95% होता, 98% आए तो और कुछ होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि जितना हम अटेम्प्ट करें वो सही होना चाहिए, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। और आता हुआ छोड़कर ना, इसके लिए अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल? ये जब आप फाइनल एग्जाम दें, उसमें एक्यूरेसी पर मिस्टेक ना हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट पर मिस्टेक ना हो। इसके लिए आपको जो पहले से टेस्ट दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, आखिरी का एग्जाम दे रहे हैं, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। और उन टेस्ट के माध्यम से अपनी कमियों को पहचान कर रिमूव करके एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो घटना वापस घटे ना हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं भी बताऊंगा। हमको जरूरत आ गई कि फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में या सीयूईटी के एग्जाम में जितना करें वो सही हो और आता हुआ कोई भी सवाल ना छूटे। इसके लिए हमें 2 फैक्टर पर कंट्रोल करना है, एक्यूरेसी और, बोलो आवाज नहीं निकल रही है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए जो भी टेस्ट मैम या सर के द्वारा क्लास में लिए जा रहे हैं, उसको सीरियस रहना है, पूरी ताकत के साथ अटेम्प्ट करना है, उसकी टेस्ट एनालिसिस के माध्यम से इनको कंट्रोल करना है। कैसे टेस्ट एनालिसिस करेंगे बताएंगे। लेकिन जो यूनिट टेस्ट आप दे रहे हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो तैयारी होगी। पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर, जो भी आप
सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ये तो करना पड़ता है, बताइए। और जब कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्या टारगेट होता है बताना? कोई बच्चा बता सकता है? जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो क्या टारगेट होता है? नंबर। किसके लिए पढ़ते हैं? नंबर के लिए पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, गलत है। नंबर के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में लालच आ जाता है। क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। एग्जाम्पल में बताऊं, प्रैक्टिकल अभी जगन्नाथ जी की यात्रा निकली थी संडे को, हमने समझी, और घंटाघर में आइसक्रीम जो कुल्फी होती है 50 रुपए वाले व्यक्ति ने बांटना शुरू किया। मैंने देखा कि कुल्फी तो वो अच्छी बांट रहा है, लेकिन लोग उनको जैसे ही पता चला तो उसके ऊपर कुल्फी का डिब्बा झपटना शुरू कर दिया। क्या था? लालच था। 50 रुपए की कुल्फी मुफ्त में मिल रही है। उस लालच से क्या हुआ? अट्रैक्शन आया, और अट्रैक्शन से डिस्टर्बेंस बना, जल्दीबाजी हुई, और डिस्टर्ब हुआ, किसी को कुल्फी मिली, किसी को नहीं मिली, मुंह में चोट जरूर मिली। इसी तरीके से जब हम किसी भी सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं तो मेरे मन में क्या आ जाता है? लालच। और जब लालच आता है तो अपने आप अट्रैक्शन और जल्दीबाजी से उस कंसेप्ट के बारीकी पॉइंट हमारी क्लियर हो पाते हैं। क्या बातें हैं? बारीकी पॉइंट्स क्लियर हो ना? जब बारीकी पॉइंट क्लियर नहीं तो उसे हम फॉलो नहीं करते, तो हमें जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो कंफ्यूजन होने लगता है, और उसके स्टेप देखते हैं वो भी कंफ्यूजन होने, कुल मिला के हमें रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। रट के हम लिखते तो जरूर हैं, लेकिन कुछ स्टेप भूलने की वजह से नंबर भी कट जाते हैं। बिकॉज 95% का टारगेट है आपका, तो ये काम नहीं करना। आपको आज से या कल से अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। पढ़ने के प्रति, कंसेप्ट को पढ़ने के प्रति माइंड सेट इसलिए पढ़ना है ताकि हमें डेली लाइफ में उसका क्या करना है? यूज करना। और इस माइंड सेट के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और अपने आप उसके बारीकी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, और अपने आप उसे हम डेली लाइफ में कनेक्ट करने के साथ अलग अलग सवाल को बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। फिर हमारे दिल में ये नहीं आता कि आईआईटी का सवाल है, बोर्ड का है या स्कूल का है। और जब आप रटते तो आपके दिमाग में आता है ये आईआईटी का सवाल है, नीट का सवाल है, ये बोर्ड का है, स्कूल का है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? माइंड सेट चेंज करना है। कब से? कब से? कल से कि आज से कि अभी से? अभी से करना। कल वाला तो कल आता नहीं, आप सभी बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कार्य है उसे इमीडिएट एक्शन में लाना है। आप कहेंगे कि सर ये प्रैक्टिकली होता कैसे? प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होगा? ताकि आप कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकें। करते कैसे? तो सबसे पहले बहुत गिरी बात हम आपको बताते हैं। 12th का कोई पोर्शन लेते हैं। चलिए पहले 11th का ले लेते हैं। 11th के कितने बच्चे? 11th का है कोई बच्चा? 12th के बच्चे हाथ खड़ा करें, और 10th के बच्चे हाथ खड़ा करें। ठीक है, हम 10th और 12th का पहले मिक्स लेते हैं। पहले हम राम और लक्ष्मण को ही ले लेते हैं, इसी से हम सब्जेक्ट को करेक्ट कर देते हैं। राम
नाम के अंदर दो फैक्टर आए एनालाइज करके, इसे बंद कर दो, आता डिस्टर्ब